हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे बफर कैपेसिटी के बारे में। बफर कैपेसिटी क्या होती है और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को समझने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें ताकि आपको बफर कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बफर कैपेसिटी का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अभी तक हमने ये जो देखा कि बफर एक ऐसे सॉल्यूशन है जो अपने अंदर पीएच को चेंज होने से रोकते हैं जब हम उसमें स्मॉल एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस को ऐड करेंगे, या कोई ऐसा एजेंट जो कि हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को वेरी करता हो या उसे चेंज करता हो। ऐसी कोई भी चीज हम अगर बफर सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो उसे चेंज होने से रोकेगा। ये एक बफर सॉल्यूशन की नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ ली है। तो बफर कैपेसिटी को अगर हमको समझना है तो हमको बफर एक्शन से ही उस पार्ट को लेना है। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो पहले देखें। तो बफर एक्शन से हम अगर इसको लिंक करते हैं तो इसमें यह आता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो है किसी एसिडिक बफर सिस्टम में, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो है वो इस चीज को डिटरमाइन करता है, इस चीज को पता लगाता है कि किसी बफर सॉल्यूशन में ऐड होने वाले बेस को वो कितना न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, मतलब वीक एसिड के कंसंट्रेशन से हम ये पता लगा पाएंगे कि बफर सॉल्यूशन की वो कितनी कैपेसिटी है कि वो उस बेस, उसमें ऐड होने वाले बेस को वो न्यूट्रलाइज कर लेगा। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड क्या है, ये सोडियम एसीटेट। इससे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वो उसमें ऐड होने वाले एसिड को कितना न्यूट्रलाइज कर पाएगा। मतलब वीक एसिड से हमने ये पता लगाया कि वो कितना बेस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से हमने ये पता लगाया कि वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, इसको हम फिर देखा मैं आप कैसे देखें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आयन आता है ये कहां से आता है, एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन आता है सॉल्ट से, और ये किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड को। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो किसकी कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहा है कि हम उसमें कितना एसिड ऐड कर सकते हैं। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, तो ये किसकी कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहा है, उसमें ऐड होने वाले बेस की कैपेसिटी को। तो इसका कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम एडेड बेस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। सिमिलरली जितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का होगा उतना ज्यादा एसीटेट आयन का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब कि वो उतने ज्यादा एडेड एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसी का उल्टा अगर हम किसी बेसिक बफर में देखेंगे तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस ये डिटरमाइन करेगा कि उसमें हम कितना एसिड को ऐड कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट टू दी एसिडिक बफर। और कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, या हम बोलें कि उसका सॉल्ट, इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि उसमें हम कितना अमाउंट ऑफ बेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीक बेस कौन सा है, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इससे इसका सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें एसिड कितना ऐड करेंगे, तो जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वर्क करेगा और उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो उसमें ऐड होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो जस्ट अपोजिट है दोनों केस में, एसिडिक बफर में और बेसिक बफर में। इसी से हम अब ये पता लगा पाते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या है। बफर कैपेसिटी क्या है, इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये फर्स्टली जो डिफाइन की गई थी वो की गई थी वैन स्लिक से इन 1922। इन्होंने क्या डिफाइन किया था कि द अमाउंट ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का वो अमाउंट
जो किसी बफर सॉल्यूशन में ऐड करने पर उसके पीएच को 1 यूनिट में बदल दे, मतलब अगर वो 3 है तो वो 4 हो जाए, 1 यूनिट चेंज हो जाए, इतना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड होगा इस यूनिट को 1 यूनिट चेंज करने में, पीएच की यूनिट को। मान लीजिए पीएच 3 है तो हमको कितना अमाउंट ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा कि वो 3 से 4 हो जाए। तो ये जो अमाउंट ऑफ जो है इसी के रेशो को हम क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई सॉल्यूशन का बोल रहे हैं कि इसकी बफर कैपेसिटी 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड या बेस को ऐड करते हैं तो उसका पीएच 1 यूनिट में चेंज हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास 1 लीटर का बफर सॉल्यूशन है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और बेस को मैंने ऐड किया और उसका पीएच अगर 1 यूनिट चेंज हो जाता है तो उसकी बफर कैपेसिटी 1 होगी। इसको सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपली बफर कैपेसिटी ये है कि वो अपने अंदर कितने अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी मतलब उसमें हम जितना भी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डाल देंगे बफर में, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो बफर कैपेसिटी ज्यादा होना हमेशा सॉल्यूशन के लिए अच्छा होता है, और ये जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। और ये ज्यादा कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और उसके सॉल्ट का कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ उसका सॉल्ट का जब दोनों ज्यादा होंगे, अमाउंट में होंगे, तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस और कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस के सॉल्ट का जब ज्यादा होगा, दोनों चीज ज्यादा होंगी, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो सॉल्ट और उससे रिलेटेड एसिड और बेस का जब कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा तो ये उतने ज्यादा एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर लेगा। ठीक है, इससे हम यही निकालते हैं। इसको हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बफर कैपेसिटी को इसके अलावा बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बफर एफिशिएंसी, बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू। इनमें से हम कोई भी वर्ड आएगा हम हमेशा बफर कैपेसिटी को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो बफर कैपेसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ अमाउंट एडेड एसिड और बेस, वो रेशियो है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को डाला है जिसके कारण कितना पीएच चेंज हुआ है। इट इज डिनोटेड बाय बीटा। बफर कैपेसिटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं बीटा से, और बीटा से रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे हमने लिखा है कि अमाउंट ऑफ एसिड और अमाउंट ऑफ एसिड बेस, जो स्मॉल अमाउंट हमने एसिड और स्मॉल अमाउंट हमने बेस डाला है उसकी क्वांटिटी है, और ये जो चेंज हुआ है स्मॉल अमाउंट पीएच ये उसकी। तो इसका रेशो, इन दोनों का रेशो ही क्या कहलाता है, बफर कैपेसिटी। तो जितनी कम पीएच चेंज होगा, पीएच में जितना कम चेंज होगा उतना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी। या हम यूं बोलें कि हम जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालते जाएंगे और उसका पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी उतनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी। इस इक्वेशन से हम ये ड्रॉन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल ए और डेल बी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड। एसिड और बेस की वो क्वांटिटी है जो हम बफर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं स्मॉल अमाउंट में। और डेल पीएच क्या है, जितना पीएच चेंज हो रहा है उन दोनों के एडिशन से ये डेल पीएच है। तो डेल पीएच हमेशा कम होना चाहिए तो ही वो बफर अच्छा होगा और ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उसमें उतना जमा अमाउंट हम एसिड और बेस को ऐड कर पाएंगे। इस बफर कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि डेल बी और डेल पीएच या डेल बी या डेल ए या डेल पीएच हमेशा सेम साइन लिए हुए होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, डेल द वैल्यू ऑफ बी डिपेंड नॉट ओनली द नेचर ऑफ बफर बट आल्सो ऑन द पीएच व्हिच इज डिटरमाइन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। जैसे कि हम वीक एसिड के, तो हम वीक एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का रिलेशनशिप देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप उसे जरूर पहले देख ले। उसमें हमने बताया था पीएच इज इक्वल टू पीके की वैल्यू। ठीक है, तो वो एसिड और उसके कॉन्जुगेटेड बेस से निकलने वाला एक रिलेशनशिप है और पीएच के बीच में उसका रिलेशनशिप है, तो ये उसी से निकाला गया। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर एक एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट एक एसिडिक बफर है
ठीक है, तो इसकी बफर कैपेसिटी हम कैसे पता चलेगी कि कहाँ पे ज्यादा आएगी? तो जब हम बफर कैपेसिटी और पीएच के बीच में प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमने यहाँ पे बफर कैपेसिटी लिया है, यहाँ पे पीएच लिया है, किसका? सोडियम एसीटेट का और एसिटिक एसिड का वह बफर है। तो हमने ये देखा कि बफर जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा फंक्शन तब करता है जब पीके की वैल्यू 4.76 होती है। ये हम बोलेंगे जब पीएच 4.76 पे वो सबसे अच्छी बफर कैपेसिटी शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इस इक्वेशन के कारण दिखा रहा है। इस इक्वेशन पे क्या होता है? जो एसिड है, वीक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन और कॉन्जुगेटेड बेस का कंसंट्रेशन बराबर होता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। पीएच इजिकल टू पीके, तो पीएच इजिकल टू पीके मतलब कि वो मैक्सिमम बफर एक्शन देता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि जब हम किसी भी वीक एसिड और उसके सॉल्ट का बफर बनाएंगे, तो अगर हम उसके पीके वैल्यू के बराबर हम बफर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका मैक्सिमम बफर एक्शन भी होगा और उसकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी भी होगी। ठीक है, तो वो इस पीके वैल्यू पे या ये पीके जिस पीएच के बराबर होगा उस पीएच पे हमको हमेशा मैक्सिमम बफर एक्शन और बफर कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम बफर कैपेसिटी को उसके कॉन्जुगेटेड एसिड बेस और एसिड के कंसंट्रेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं और इसको रिलेवेंट कर सकते हैं विद द पीएच वैल्यू। तो अगर हमको किसी भी बफर सॉल्यूशन की मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए तो हमको उसके पीएच इजिकल टू पीके फॉर्मूले के हिसाब से हम उसे बनाएंगे, तो हमको हमेशा उसकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी और मैक्सिमम बफर एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बफर कैपेसिटी बहुत सिंपल सा टॉपिक है और अगर आप इसको पुरानी वीडियो के बाद देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो मैंने आपको आज समझाया। टिल देन थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।